नमस्कार, मैं प्रवीण झा। मैं फ़िलहाल नॉर्वे में हूँ, चिकित्सक हूँ और आप सभी लोगों से मैं काफ़ी बातें करता रहता हूँ, सोशल मीडिया में भी काफ़ी रहता हूँ। यहाँ पर फ़िलहाल 3:30 बज रहे हैं और भारत में अभी 7 बज रहे होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल नॉन फ़िक्शन, ऐतिहासिक कथेतर के विषय में। और ये काफ़ी बड़ा विषय है और मेरा जो अपना अनुभव है, वो फ़िलहाल एक मैंने किताब लिखी है कुली लाइन्स, और एक संगीत पर मेरी किताब है वाह उस्ताद। इसके अलावा कुछ किंडल किताबें भी इतिहास में लिखी हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण जी पर मैंने लिखा है। तो मेरी आप सबको प्रणाम, नमस्ते। तो मैं लिखता रहता हूँ इतिहास पर, नॉन फिक्शन में लिखता रहता हूँ, और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं तो इतिहासकार नहीं हूँ और साहित्यकार भी आप कह सकते हैं कि साहित्य में मेरी कोई डिग्री नहीं है। मैं चिकित्सक हूँ, रुचि है पढ़ने लिखने की। तो ऐसे व्यक्ति को अगर किताब लिखनी पड़ जाए इतिहास पर, और इतिहास पर एक कथेतर किताब लिखनी पड़ जाए, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और उनसे वो उस समय वो सीखता है काफ़ी चीज़ें, और सीखते-सीखते लिखने लगता है और एक किताब बनकर तैयार होती है, और फिर उसके बाद अगली किताब में थोड़ी-सी आसानी होती है। तो इस तरह से यही एक तरह की यात्रा है और मैं उसके बारे में बात करूँगा, और इसको वर्कशॉप नाम दिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के प्रश्न भी ले सकूँ और इंटरैक्ट भी कर सकें, कि अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। काफ़ी लोग आ गए हैं, मैं अब मूल मुद्दे पर आता हूँ। नमस्कार नीलिमा जी, राजेंद्र जी, गुलशन प्रेम जी, सुनीता जी, प्रभात जी, बलवीर जी, मनीष जी, डॉक्टर सुनीता, दीपक जी, प्रशांत जी, आप सबको प्रणाम। नवीन जी, राकेश जी, यतीन्द्र जी, आपको भी प्रणाम। पी राज सिंह जी, आपको भी नमस्ते। हाँ, तो मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी बात ऐतिहासिक कथेतर पर। ऐतिहासिक कथेतर में कह सकते हैं जिसको हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, और यानी कि आप फिक्शन नहीं लिख रहे हैं, आप नॉन फिक्शन, यानी आप कथा से हटकर, गल्प से हटकर लिख रहे हैं। तो आपको तथ्य पर रहना पड़ेगा, क्योंकि एक विधा और है हिस्टोरिकल फिक्शन, इतिहास पर आधारित गल्प। वहां आपको काफी ज्यादा आपके पास स्वतंत्रता होती है। लेकिन जब आप हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने कुली लाइन्स में एक पंक्ति लिखी है कि यहाँ पर मैं स्वतंत्र नहीं हो सका और इस किताब में मैं खुद एक गिरमिटिया बन गया, मैं तथ्यों से बंध कर रहा। तो आपको जब आप इतिहास पर आधारित कथेतर लिखते हैं, तो आपको तथ्यों से बंध कर रहना पड़ता है और आपकी स्वतंत्रता जो है काफी कुछ कम होती है। आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आप अगर लिखते हैं कि अब्राहम लिंकन को चाय पसंद थी, तो आपको उसका स्रोत देना होगा कि किसने कहा अब्राहम लिंकन को चाय पसंद थी। तो और या फिर आपको लिखना होगा कि एक फला सीनेटर ने ये कहा था कि अब्राहम लिंकन को चाय पसंद थी। तो आपको हर एक वाक्य में आपको उसका स्रोत ढूंढना पड़ेगा कि कहां से आप कौन सी चीज कह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन में, कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको हर पंक्ति का कुछ न कुछ संदर्भ देना पड़ेगा। तो एक तरह से आप पुरानी कहानी को, आप अपनी मौलिकता को कॉम्प्रोमाइज करके आप पुरानी कहानी को अपने अंदाज में कह रहे हैं, जो पहले बहुत बार कही जा चुकी है, अलग अलग किताबों में कही जा चुकी है। आप उसको अपने ढर्रे से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है अकादमिक लेखन, जो इतिहासकार लिखते हैं, जैसे बिपिन चंद्रा जी अगर इतिहास पर कोई किताब लिखते हैं तो वो अकादमिक लेखन होगा, उसका ढर्रा अलग होगा। और एक होगा जो पॉपुलर हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, लोकप्रिय इतिहास लेखन, जिसमें विलियम डैलरिम्पल जैसे लिखेंगे, तो वो उसको किस्सा गोई अंदाज में इतिहास को रोचक बनाकर वो उसको लिखेंगे। और इसमें जो पॉपुलर हिस्ट्री, जो जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर वगैरह जब लिखते हैं इतिहास पर नॉन फिक्शन, तो वो कई सारी कॉन्स्पिरेसी ला देते हैं, कई सारे अफवाह वाली बातों भी उसमें डाल देते हैं। तो ये सब मसालेदार बना देते हैं। ये भी चलता है हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन में, लेकिन वो ज्यादा जा रहा है ऐतिहासिक गल्प की ओर।
और हमें जो हिंदी साहित्य में खास करके अगर बात करूंगा तो अभी पॉपुलर हिस्ट्री तक हम लोग ढंग से नहीं पहुंचे हैं। हम अभी तक जो साहित्यकार भी इतिहास लिख रहे हैं वो अभी तक अकादमिक इतिहास वाले ढर्रे पर ही हैं। जैसे अशोक जी ने अगर कश्मीर नामा लिखी है तो वो कश्मीर का इतिहास उन्होंने तथ्य के आधार पर लिखा है, और या मैंने भी कुली लाइंस लिखी है तो मैंने भी कुली लाइंस में वही चीजें लिखी हैं जो पहले लिखी जा चुकी हैं, उसको इकट्ठा करके, जिसको कहते हैं कॉपी पेस्ट इतिहासकार। तो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं आप, लेकिन कई जगह से कॉपी एग्जैक्ट तो आप पेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस सारे तथ्यों को लेकर आप एक जगह परोसते हैं। क्योंकि हम अभी हिंदी साहित्य में अभी उस स्टेज में हैं कि हमारी अभी अकादमिक दस्तावेजीकरण ही नहीं अभी खत्म हुआ है, कि हम लोगों ने गिरमिटिया जो 150 साल पुरानी बात है उसको भी अभी ढंग से दस्तावेज नहीं किया है। तो आप किस्से कहानी वाली बात तो अभी आनी शुरू होगी, अफवाहों की बात या कॉन्स्पिरेसी की बात, ये सब उसके बाद शुरू होता है पॉपुलर हिस्ट्री का, जब अकादमिक इतिहास पूरा लिखा जा चुका होता है। उसके बाद उस पर बिल्ड होता है कि एक ही कहानी के कई जो ढर्रे होते हैं, क्योंकि एक प्रिज्म की तरह है, आपको एक ही इतिहास का एक ही पक्ष आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो वो चीज अभी हिंदी में फिलहाल शुरू नहीं हो सकती जब तक कि सभी चीजें दस्तावेज के रूप में लिख ना दी जाए पहले। तो ये दो तरह की मैंने बताई कि पॉपुलर हिस्ट्री और एकेडमिक हिस्ट्री जो दो चीजें होती हैं। एक और चीज है कि इतिहास, जो मान लीजिए कोरोना के बारे में अभी मैं अगर कहानी लिख दूं तो उसको इतिहास कहेंगे कि नहीं। तो अभी इतिहास का एक और पक्ष है जिसको कहते हैं कि आप कंटेम्प्ररी हिस्ट्री, यानी समकालीन इतिहास, जो कल हो चुका वो भी अब इतिहास बन गया है, तो उसको भी डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। और ये इतिहास की किताबों से हमारा मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं कि जब अंग्रेज थे या उस जमाने की बात करते हैं, कुली लाइंस भी जैसे बात करेंगे तो वो उस जमाने की बात है जो काफी भूली बिसरी बात है। समकालीन इतिहास होता है कि आपने शुरू तो किया भले ही 1000 साल पहले से, लेकिन आपने खत्म किया आज पर। जैसे सैपियंस किताब अगर लिखते हैं हरारी, तो उसमें उन्होंने मानव जब से बनना शुरू हुआ वहां से कोशिका के से शुरू करके वो आखिर हमारे तक आते हैं। तो ये एक तरह का है कि आप कंटेम्प्ररी हिस्ट्री, यानी पुरानी बात को लेकर आप आज तक उसको लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि भाई अब क्या इसका रिलेवेंस है। और ये चीज जो मैंने कुली लाइंस में भी की है कि जैसे जाति प्रथा की मैंने बात की वहां पर, अगर तो वो अब उसका क्या रिलेवेंस है, आज के भारत में क्या उसका क्या प्रभाव पड़ा है, वो चीजें जोड़कर जब आप कहते हैं तब जो है पाठक आपसे जुड़ पाते हैं कि हाँ ये बातें जरूरी है। जैसे इनकी किताब ही लें आप, अशोक जी की किताब है, इनका शीर्षक है कश्मीर नामा इतिहास और समकाल। तो इन्होंने समकाल को जोड़ दिया है इतिहास के साथ, यानी अब वो वहां तक लेके आ रहे हैं जहां तक कश्मीर की अभी जो हालत है वहां तक 370 जैसे खत्म हुआ, तो उसको भी उन्होंने अब जोड़ दिया है। इसमें एक चीज और है कि आपने किताब लिख दी, छप गई, प्रकाशन से आ गई, आपने 1 साल पहले पांडुलिपि भेजी थी, आपकी छपकर अभी आई, तो 1 साल में कुछ चीजें बदल गई, आपको फिर से वो अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो कंटेम्प्ररी हिस्ट्री जब आप लिखते हैं तो उसमें आपको एक पत्रकार की तरह भूमिका निभानी पड़ती है कि आप इतिहासकार तो हैं ही, आपको अब पढ़ना पड़ेगा कि अब क्या हो रहा है। और ये एक चीज है, हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन जब आप लिखते हैं तो लेखकों को ये एक खास करके उनको एक एडवांटेज मिलता है कि आप उस चीज के विशेषज्ञ मान लिए जाते हैं। तो अगर कुछ भी सवाल होगा गिरमिटिया पर तो प्रवीण झा को एक बार पूछ लिया जाएगा कि आपकी क्या राय है, तो आपको अपडेट रहता है, किताब लिखकर बात खत्म नहीं हो गई, आपको अभी भी पढ़ते रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है गिरमिटिया का, और फिर उसको जोड़ते रहना पड़ेगा और उस विषय पर आपको उस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये चीज जरूरी है कि आप हिस्ट्री को, इतिहास को एक भूली बिसरी बात ना समझकर उसको आज की बात समझें। इतिहास में जो कुछ हो चुका है वो आज फिर हो रहा है, चाहे वो कोरोना हो तो वो 1918 में पहले ही हो चुका है, स्पेनिश फ्लू, और जिसकी चर्चा मेरी कुली लाइंस में भी है कि कैसे गिरमिटियों की उससे मृत्यु हुई थी और किस तरह से वो भागकर भारत आए थे, और जो वो माइग्रेशन उस समय हुआ था गिरमिटिया देशों से भारत की ओर, वैसा ही माइग्रेशन आपको अभी के दौर में भी दिखेगा। तो कई चीजें जो हैं उसका इतिहास की चीजें जो है उसको पढ़कर आपको लगता है कि तब क्या क्या गलतियां हुई थी, अब क्या क्या सही कर सकते हैं, उस चीज को आप जोड़ पाते हैं।
जी नमस्ते, काफी लोग आ गए हैं अब। हाँ, तो मैं अब एक वर्कशॉप की तरह से बात करूंगा कि कथेतर जब हम नॉन फिक्शन लिखते हैं तो उसमें क्या अप्रोच करें, करें क्या, आखिर क्या हमारा, हम कौन से टूल यूज करेंगे, किस तरह से हम एक ऐतिहासिक नॉन फिक्शन को लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे आप क्या किस विषय पर लिखना पसंद करेंगे। तो उसमें किसी ऐतिहासिक कथेतर का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। मैं आज अभी चाय पी रहा था, मैं सोच रहा था कि चाय पर क्यों नहीं कुछ लिख देते हैं, क्योंकि चाय पर अगर आप साधारण सी चीज है, चाय पर कोई लिखना शुरू करे तो कहां से कहां जा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। कि कैसे चाय किसी जमाने में सिर्फ चीन में होती थी, फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उनसे चाय खरीदनी शुरू की, फिर अंग्रेजों ने कि चाय के बदले चीन वालों को कुछ बेचना चाहा, तो चीन वाले, अंग्रेजों के पास ऐसा कुछ था नहीं जो कि चीन वालों के पास नहीं था, तो वो नहीं खरीद रहे थे। तो फिर अंग्रेजों ने भारत आकर अफीम उगाना शुरू किया और उनको अफीम बेचना शुरू किया। चीन वालों को अफीम का शौक आ गया। इस बीच में चीन से चाय खरीदकर इन्होंने अमेरिका, जो उनका कॉलोनी था, वहां बेचना शुरू कर दिया। वहां अमेरिका में स्वतंत्रता क्रांति हो गई चाय की वजह से। बॉस्टन टी पार्टी जिसको बोलते हैं, उन्होंने चाय फेंक दी और वहां से ही शुरुआत होती है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की। और तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया एक चीन से शुरू होके कैसे, जो आज कोरोना फैल रहा है, वैसे ही चाय किस तरह से फैली थी और किस तरह से युद्ध हुए थे, अफीम के लिए युद्ध हुए थे भारत, ये ब्रिटेन और चाइना के बीच में, जिसमें भारत एक बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें अफीम यहाँ उगाई जाती थी उस वजह से। तो ये सब सारी चीजें कोई अगर लिखे और आज तक लेके आए कि अब क्या हो रहा है चाय में, किस तरह से संस्कृति के बारे में लिखे कि क्या हो रहा है, तो ये किसी भी विषय पर कोई एक रोचक कहानी गढ़ सकता है। तो ये इसका कोई लिमिट नहीं है कि आपको विषय चुनना पड़ेगा कि ठीक है इतिहास से कोई एक विषय उठा लेते हैं। आप जहां घूम रहे हैं वहीं एक इतिहास आपके साथ चल रहा है। तो ये चीजें जो हैं उसको कोई लिखे। और होता क्या है कि साहित्य जब सिमट जाता है तब हम लोग इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन जो मटेरियल कल्चर है, जो वस्तु संस्कृति है, हम कई चीजें अपने आसपास प्रयोग कर रहे हैं। दूरदर्शन की इतिहास लिखा जा सकता है, कोई लिख सकता है कि कैसे भारत में आया था। तो कोई विषय की कमी नहीं है। मेरे एक इजराइल के मित्र पूछ रहे थे कि क्या लिखूं, मैं इजराइल में रहता हूं, क्या लिखूं, कुछ लिख सकता हूं। तो मैंने कहा कि इजराइल से कई यहूदी भारत आए थे और उनका एक इतिहास जमता है। आप उन पर देखिए कि कैसे आए थे इजराइल में, आपको हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट मिल जाए कि कैसे आए थे यहूदी और उनका कैसे भारत में उनकी क्या कहानी रही है। तो वो एक शानदार टॉपिक बनेगा, उसको कोई लिखकर अगर चाहे तो। चाय पर चर्चा करके सरकार बन गई है, एक टिप्पणी आई है जी, बिल्कुल। तो चाय की कहानी पर कोई एक लंबा इतिहास लिख सकता है, लेकिन अब कैसे लिखेगा इसमें। अगर किसी को चाय पे इतिहास लिखना हो तो उसके पास टूल क्या होंगे। तो उसमें पहली चीज होती है कि एक बोलते हैं हम लोग प्राथमिक स्रोत, यानी प्राइमरी सोर्स। यानी कि अगर हमें किसी आदमी के अपनी अपनी आत्मकथा किसी ने लिखी हो, या आपने किसी का साक्षात्कार किया हो, या किसी पत्रकार ने उस समय कोई रिपोर्ट लिखी हो, ये सब सारी चीजें जो हैं वो प्राथमिक स्रोत है, जो उसने सामने में देखी और उसने आपको बताया। तो वो प्राथमिक स्रोत आप ढूंढ सकते हैं कि उस समय के अगर किसी ने लिखा होगा, अगर हुएनसांग ने लिखा होगा कि कुछ चाय के बारे में उस समय, तो उसको लिखा जा सकता है। तो या किसी भी चीज के बारे में आप उस समय के इतिहास को ढूंढ सकते हैं। तो वो प्राथमिक स्रोत है। इसके अलावा आप, जैसे मैं अगर गिरमिटियों पर लिख रहा हूं तो मैं गिरमिटियों से जाकर मिलूंगा, जो गिरमिटिया के वंशज हैं उनका साक्षात्कार करूंगा, किया, और फिर उनसे बात की, तो वो एक प्राथमिक स्रोत हो जाता है। उन्होंने जो अनुभव किया वो उन्होंने बताया। उसके बाद सेकेंड चीज जो होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स या द्वितीयक स्रोत। यानी कि मैं खांस रहा हूं लेकिन मुझे कोरोना नहीं है, मेरी जांच हो चुकी है। तो दूसरी चीज होती है जो द्वितीयक स्रोत बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स जिसको बोलते हैं।
कि अगर किसी ने उस चीज को विश्लेषण किया है, किसी इतिहासकार ने उस विषय पर, तो वो चीज बन जाएगी सेकेंडरी सोर्स। या फिर किसी और ने देखा लेकिन उसने जिसको बताया उसने उस पर एक विश्लेषण करके कहानी लिखी, तो वो सब सारी चीजें द्वितीय सोर्स है। बायोग्राफी, किसी ने जीवनी लिखी, खुद उसकी आत्मकथा नहीं है लेकिन उसने जयप्रकाश नारायण जी को अगर करीब से, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी लिखी थी, तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को करीब से देखा था। बेनीपुरी जी ने और भी कई सारी जीवनियां लिखी हैं, लेकिन जिन किसी को उन्होंने करीब से देखा था, लेकिन कार्ल मार्क्स पर जब लिखी तो उन्होंने करीब से नहीं देखा था। तो ये सब चीजें कोई एक प्राथमिक स्रोत भी हो सकता है कि वो कहेंगे कि हाँ मैंने देखा कि ये आके यहाँ बैठते थे, तो वो प्राथमिक स्रोत हो गया। लेकिन जब वो कार्ल मार्क्स के बारे में लिखेंगे तब वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। तो सेकेंडरी सोर्स की थोड़ी सी उससे कम उसका महत्व होता है, लेकिन आपके पास आप अगर ढूंढेंगे तो आपको ज्यादा सेकेंडरी सोर्स मिलेंगे। और इसके लिए मैं कहूंगा जिसकी भी रुचि हो नॉन फिक्शन में, वो सारे लोग अब के समय डिजिटल दुनिया में आ जाइए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में अब हजारों के लाखों कहूंगा मैं ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं और सारे ओपन सोर्स हैं। आपको मैं कहूंगा कि आप archive.org से जुड़ जाइए, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग से जुड़ जाइए, academia.edu उससे जुड़ जाइए। उस पर आप जिस चीज को ढूंढेंगे, आप चाय लिखेंगे, टी लिख दीजिए, आपको जितनी भी उस पर किताबें लिखी गई होंगी या उस पर कोई रिसर्च पेपर हुआ होगा तो उसकी आपको खबर आती रहेगी। इसके अलावा भी और भी कई स्रोत आपको डिजिटल मिल जाएंगे। तो आप अगर डिजिटल किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, आपको जाकर वो किताब लाइब्रेरी से उठाकर लानी है, तो वो काफी मुश्किल कार्यक्रम है। मैंने जब किताब लिखी तो मुझे लगभग 80% किताबें मैं कहूंगा कि मुझे मिल गई अपने पुस्तकालय से, जो यहाँ पर है। पुस्तकालय से भी जुड़े आप, पुस्तकालय से किताब लेंगे या फिर आर्काइव पर जो किताबें उपलब्ध होंगी वो लेंगे, या फिर तीसरी चीज होती है कि आपका नेटवर्क होना चाहिए, कि आप किसी को जानते हैं जिसके पास वो किताब मिल सकती है, तो वो आप नेटवर्क से आप कोशिश करते हैं। जैसे मुझे अगर नीदरलैंड में किसी गिरमिटिया वंशज से मिलना था तो मेरा नेटवर्क कैसे बनता है, मैं एक भोजपुरी गायिका हैं उनसे मैं बात करता हूँ, उनके एक भोजपुरी गिरमिटिया मित्र से मेरी उनसे उनके थ्रू कांटेक्ट हो जाता है। उनको उतना इतिहास नहीं पता था तो उन्होंने जो इतिहासकार हैं उनसे मुझे मिलाया, फिर उन इतिहासकार से मेरी बात हुई। तो इस तरह से एक नेटवर्क बिल्डिंग आपको करनी पड़ती है, आपको लोगों से मिलना पड़ता है। या फिर जैसे रामचंद्र गुहा जी के किताब है क्रिकेट के इतिहास पर, तो उसमें देख रहा था मैं कि उनको बालू पलवंकर एक दलित क्रिकेटर थे, तो उनके बारे में लिखना था, लेकिन बालू पलवंकर का कोई भी परिवार का उनको कहीं मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी में पलवंकर सर्च किया और तब उनको सिर्फ 3 लोग मिले जो पलवंकर थे, और फिर उन तीनों को फोन किया, उसमें 2 लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते हैं, तीसरे ने कहा कि हाँ मैं उस परिवार से हूं लेकिन मुझे उनके बारे में कोई इतिहास की जानकारी नहीं है। उनसे जब मिलने गए तो उन्होंने किसी और का नाम बताया कि वो उनके बारे में शायद ज्यादा जानते होंगे। घूमते घूमते उनको बालू पलवंकर जी के भाई की लिखी हस्तलिखित किताब उनको मिल गई, जो छपी ही नहीं थी या वो पब्लिकेशन से हट गई थी, और वो उन्होंने दे दिया पांडुलिपि कि भाई इसका तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, तुम ही इसका कुछ करो। और फिर वो लेके चले गए उनकी किताब, जो ये अ कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, ये मैं कहूंगा कि रामचंद्र गुहा जी की गांधी से बेहतर रिसर्च की हुई किताब, बेहतर मतलब इसमें इन्होंने काफी मौलिक काम किया है। तो इस तरह से लोग रिसर्च करते हैं कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो कहाँ से कैसे मिलेगा, उस पर उसकी कोई लिमिट नहीं है। और लोग आजकल जैसे व्हाट्सएप आ गया है तो मुझे भी आते रहते हैं कि इसका आप गिरमिटिया के विषय में एक प्रश्न था तो आप ढूंढ दीजिए। तो इस तरह से नेटवर्क जो है ना वो जरूरी हो जाता है, और खास करके अकादमिक दुनिया के लोग जो हैं वो तो काफी जुड़े होते हैं एक दूसरे से, उनके लिए चीजें आसान होती है। हमारे जैसे लोगों के लिए जो अकादमिक दुनिया से नहीं है, उनको जब, जैसे मैंने खुली लाइन से लिखी, मुझे बाद में बताया एक मित्र ने, जिन्होंने पढ़ा भी, और उनके पास बहुत सारी हिंदी पत्रिकाएं 100 साल पुरानी उनके पास पड़ी हुई थी, और जिसमें कई चीजें और भी थी जो कि मैंने किताब में डाल सकता था लेकिन मेरे पास वो नहीं आ पाई थी। तो कई चीजें जो चीज आपको नहीं मिल पाई वो आपको अगर नेटवर्क अच्छा हो तो वो मिलता चला जाता है और आपकी किताब समृद्ध होती जाती है।
तो ये चीज जरूरी है कि आपका, मैं कहूंगा कि आपके पैराफर्नेलिया में एक डिजिटल दुनिया, मेरे पास जैसे मैं किंडल का बहुत ज्यादा बात करता हूँ, इसमें मेरे पास मैं गिनती नहीं बताऊंगा, लेकिन कई सारी किताबें होंगी जो मेरे पास हमेशा रहती है। तो अगर मुझे कोई रेफरेंस ढूंढना होता है, क्योंकि मैं तो काम पर रहता हूँ, तो काम पर रहता हूँ, फिर उसके बाद मैं कहीं बैठा हूँ, तो उस समय मैं थोड़ा सा पलट लेता हूँ कि ठीक है, इसका रेफरेंस कुछ ध्यान में आया तो उसको उस टाइम देखा। और फिर जरूरी है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप, क्योंकि आपको किताब में संदर्भ लिख कर देना होगा कि ये कहाँ से आपने पढ़ा है, तो ये एक प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी कि आपने अगर कोई चीज पढ़ी है और जिसको आपको आपके किताब में प्रयोग करना है, तो वो पेज नंबर, वो किताब का नाम, एक रेफरेंस कैसे उसको कोट करते हैं। किंडल में बहुत आसान है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ और फिर बाद में सारे हाईलाइट इकट्ठा कर लेता हूँ। या फिर आप जब पेपर की वाली किताबें लिखते हैं तो उसमें भी आप वहां पर मार्क कर देंगे, या किसी नोटबुक में आप लिख लेंगे कि फला किताब में मैंने ये तथ्य पढ़ा है। और अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं तो उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, एंड नोट जैसे एक सॉफ्टवेयर है जो आपका बता देता है कि वो आपकी सारे साइटेशन एक साथ जोड़ देता है। हिंदी में अभी फिलहाल ऐसी नहीं आई है, तो मैनुअली ही हाथ से लिखना पड़ता है कि ये फला लेखक की किताब से मैंने ये चीज लिखी है, और उसको आपको डालना पड़ता है। और अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि एक किताब में कुछ और बात हो रही है, दूसरी किताब में कुछ और बात हो रही है, और आप उस चीज को लिखते हैं, तो फिर आपको नीचे एक फुट नोट डालना पड़ता है कि कहाँ ये मैंने लिखा है, लेकिन इस लेखक ने ऐसा लिखा है, लेकिन इस लेखक ने ऐसा लिखा है। इस तरह से आप उसको लिखेंगे फुट नोट। जैसे अशोक जी की किताब में अगर देखें तो उन्होंने कई जगह, जैसे ये ऐसे आपको मिल जाएगा, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, कहीं कहीं फुट नोट मिल जाएगा, जो एक पता ही होगा कि पन्ने के नीचे लिखा होता है। या फिर एंड नोट आप देखेंगे कि विलियम डैलिम्पल की अभी जो किताब आई है उसमें आप देखेंगे पीछे के 100 पेज जो हैं वो एंड नोट ही चल रहे हैं। तो वो सारे की मतलब उन्होंने जो लिखा है उसकी व्याख्या उन्होंने पीछे की है कि किताबों में ऐसा भी लिखा है, किताबों में ऐसा भी लिखा है। वो सारी चीजें जो हैं आपको जोड़नी पड़ेंगी। प्रश्न आ रहे हैं बाद में, ऑनलाइन आर्काइव्स स्रोतों के बारे में फिर से बताएं। किसी मित्र ने बता भी दिया है, archive.org, ARCHIVE, archive.org या academia.edu, या फिर आप गूगल पर प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग सर्च कर सकते हैं, या फिर आजकल आप गूगल स्वयं भी, गूगल ज्ञान बोलते हैं उसको, लेकिन वो गूगल से आपको उस स्रोत तक, उस प्राथमिक स्रोत तक भी ले जा सकता है जहां से आपको तथ्यात्मक चीजें मिलेंगी, आपको पूरी की पूरी किताब का लिंक मिल जाएगा। तो आप, डिजिटल दुनिया तो जरूरी है अभी के समय में, और जरूरी ही नहीं है बल्कि डिजिटल दुनिया की वजह से हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन लिखना अब बहुत आसान हो गया है। पहले लोग पुस्तकालयों के चक्कर लगाते थकते थे नहीं थे, फिर भी बहुत सारी किताबें नहीं मिल पाती थी। अब 100-150 किताबें तो आपके हाथ में, जिस दिन आप सोचेंगे कि चाय का इतिहास लिखना है, चाय पर आपको पूरी किताबें जो है वो मिल जाएंगी, और आप आज के आज उसका शुरू कर सकते हैं कि कैसे मैं किस तरह से उसका स्ट्रक्चर करूंगा, जो नॉन फिक्शन में जरूरी होता है कि कैसे कहानी को ले जाएंगे, किन किन खंडों में बांटेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे आप, कि आप औपनिवेशिक भारत से शुरू करेंगे या औपनिवेशिक भारत से पहले से शुरू करेंगे और फिर आएंगे और अभी तक आएंगे, किस तरह से आप उसको स्ट्रक्चर करेंगे, और उस स्ट्रक्चर पर जो आप अध्याय लिखना शुरू करेंगे। तो मैं जैसे लिखता हूं, मैंने जैसे किताबें पढ़ ली जो बेसिक, जैसे मैंने कुली लाइंस पर मैं लिख रहा हूं, तो उसमें सबसे पहले प्राथमिक स्रोतों पर, जैसे फीजी पर मैं लिख रहा हूं तो ब्रिजलाल जी की किताब में बहुत अच्छा फीजी पर शोध है, लेकिन बहुत ज्यादा शोध है, उसको तो मैं अपनी किताब में सारा का सारा नहीं समा पाऊंगा। तो उसमें से मैं उसको पढ़कर जो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है उसको लिखूंगा, जहां जहां उनकी किताब से मैं कोई चीज उठाकर हूबहू लिखूंगा, वहां पर एक उसका फॉर्मेट होता है कि आपको थोड़ा सा फॉन्ट बदल के लिखना होता है कि ये मैंने इस किताब में ऐसा ऐसा लिखा है। और कई बार आप एक स्रोत को अपने तरफ से लिखते हैं तो आप एक स्रोत का एक इंडेक्स नंबर देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, और वो वहां पर उसका रेफरेंस की तरफ ले जाता है।
तो ये आप शुरू कर देते हैं। आपके पास एक कोई कंप्यूटर होना चाहिए जिस पर आप बैठकर आप उस अध्याय को लिखना शुरू करेंगे अपने तरीके से। जहां पर आप फंसेंगे कि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जानकारी कम लग रही है, वहां पर अब आप क्रॉस रेफरेंस चेक करेंगे। और ये एक किताब आपके पास अगर आती है तो उस किताब के अंदर फिर 100 किताबें का रेफरेंस होता है। कि ब्रजलाल जी ने भी जब किताब लिखी तो उसमें सारी चीजें उनको नहीं पता थी, उसमें भी उनको कई चीजें जो है अलग अलग जगह से उनको मिली थी। तो अब उस स्रोत तक आप जाएंगे कि सच में ऐसा ऐसा था कि नहीं, वहां कुछ और भी मिल जाएगा। और इस तरह से जो है वो कहानियां बढ़ती चली जाती हैं। प्रश्न है, रेफरेंस को नोट करना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल, आपने वाह उस्ताद में कई जगह फुटनोट लिखा है। बिल्कुल, संगीत में जब मैं किताब लिख रहा था तो वहाँ हर किताब में अलग अलग कहानियां थी, क्योंकि वो किस्से थे। संगीत में अकादमिक इतिहास के लेखन से अधिक जो है किस्सों का इतिहास, किंवदंतियां, ऐसी चीजें बहुत है। तो उसमें कोई कहेगा कि तानसेन के साथ ऐसा हुआ था, कोई कहेगा कि तानसेन के साथ ऐसा हुआ था। तो आपको वहां फुटनोट लिखना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस तथ्य को ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा गया है, इसको ऐसे भी लिखा गया है, कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं। तो वो आपको हर जगह वो फुटनोट आपको बढ़ाते जाने पड़ेंगे जब आप लिखते हैं हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन। प्रश्न आया है, किसी व्यक्ति के विचार पर अगर हम किताब लिखते हैं तो क्या भविष्य में उनके विचारों का क्या असर हो सकता है या क्या मायने हो सकते हैं, जैसी बातों का जिक्र हम उनके कार्यों के आधार पर अनुमान के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, जैसे अगर मैं जयप्रकाश नारायण पर किताब लिख रहा हूं तो जयप्रकाश नारायण को तो मैंने देखा नहीं है, और जब उनको मैं देखूंगा तो उनको अपनी नजर से आज के समय में देखूंगा और फिर लिखूंगा कि कैसे उनकी समाजवादी सोच जो बदलती है, या उनका जो वामपंथी से समाजवाद की तरफ या समाजवाद से गांधीवाद की तरफ चीजें जो बदलती हैं, तो उससे क्या उनमें बदलाव आता है, और वो जैसी चीजें कर रहे थे, वो जैसे स्वप्न देख रहे थे, वो सच में संभव थे या नहीं थे। तो वो हमें अब पता है, उनको जयप्रकाश नारायण जी को नहीं पता था कि ये जो समाजवाद वो जिस चीज को जन्म दे रहे हैं, जो उनके मूवमेंट्स जो लोग निकलेंगे उनमें कई लोग भ्रष्ट निकलेंगे, और तो ये चीजें उनको भी नहीं पता थी। अब हमें पता है, तो अब हम उस चीज को इवेल्युएट करेंगे आज के परिवेश में कि क्या जेपी मूवमेंट की क्या आज के परिवेश में उससे क्या हुआ और क्या हो सकता था, या किस तरह से चीजें सही हो सकती थी। या तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम अनुमान उनके बारे में लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा जीवनियों पर तो अलग चर्चा, मेरे ख्याल से प्रभात जी ने जीवनी पर चर्चा की है पहले ही, नॉन फिक्शन में जीवनी कैसे लिखते हैं, और मेरे यतेंद्र जी ने भी शायद जीवनियों पर चर्चा की है। तो जीवनी एक अलग मुद्दा हो जाता है। आप किसी व्यक्ति पर लिखते हैं तो कई बार मैंने शरद पवार जी पर एक किताब पढ़ी जिसमें उनकी बहुत सारी प्रशंसाएं लिखी हैं, और ये ठीक है, आपने प्रशंसा की है। आप किसी व्यक्ति को जब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो आप उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी होते हैं, और या उसके साथ रहते हैं तो भी इम्प्रेस होते हैं। लेकिन आपको जीवनी में हमें थोड़ा क्रिटिकल भी रहना पड़ता है किसी व्यक्ति के विषय में। जब हम लिख रहे हैं तो आलोचना भी करनी पड़ती है कि थोड़ा सा जो है न्यूट्रल होकर आप बात को आगे ले जाते हैं, किसी के बारे में भी अगर लिख रहे हैं तो। प्रश्न आया है, किताब लिखना तो पेपर पब्लिश करने जैसा मेहनत वाला काम लग रहा है। बिल्कुल, पेपर जो रिसर्च वर्क है, लेकिन हाँ, अकादमिक रिसर्च वर्क जो है वो इससे भी कहीं आगे की बात है। जो हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन है उसमें पढ़ना ज्यादा पड़ता है। और ये मैं मैं लेखकों को एक बात कहूंगा कि एक ये विधा ऐसी है जिसमें आपकी किताब नहीं भी बिकी होगी तब भी आपको इस बात की खुशी होगी कि आपने इस विषय पर बहुत पढ़ लिया। इस विषय पर आपको एक तरह से विशेषज्ञता आ गई, आपने 100-150 किताबें पढ़ ली। आपको निजी जो है वो किताब बिकी नहीं बिकी वो सब प्रकाशक सोचते रहे, लेकिन जैसे कुली लाइंस लिखकर गिरमिटियों के विषय में मैं खुद अगर शून्य जानता था किसी समय में, तो अब इस पूरे शोध के दौरान जितनी भी किताबें हो सकती थी, जितने लोग मिल सकते थे, सभी लोगों से मैंने बात की, और ये मुझे खुद जो है उसमें बहुत सारा गेन हो गया, जो शायद पाठक जो मेरी किताब पढ़ेंगे उनको भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें तो लिख नहीं पाया। किताब की सारी चीजें तो मेरे कुली लाइंस में नहीं आ पाई, वो तो पतली सी किताब है। तो कई चीजें जो है मैंने जो अपनी किताब में दिया
वो पूरे पढ़े हुए का शायद 5% या 7% होगा, बाकी 95% तो मेरे पेट में है। तो ये चीज आपको, और उसका कुछ नहीं कर सकते आप, सारी चीजें तो आप लिख नहीं सकते हैं। रामचंद्र गुहा जी जब गांधी पर किताब लिखते हैं तो उन्होंने काफी, उनको पब्लिशर्स ने अच्छी खासी रॉयल्टी दी, और उन्होंने गांधी को बहुत बिफोर गांधी आफ्टर गांधी करके लिखा। हिंदी में इस तरह से अभी फिलहाल नहीं हो रहा है कि आप एक सीरीज में लिख दूं कि कुली लाइंस गिरमिटिया इस समय इतने से इतने काल तक, फिर इतने से इतने काल तक, क्योंकि एक किताब भी जो लोग हैं उसमें भी पढ़ने में कम लोग ही हैं अभी, तो फिलहाल उस तरह से नहीं हुआ है। लेकिन अगर रामचंद्र गुहा जी जितनी स्वतंत्रता होती है किसी को, तो वो जरूर, जैसे उनकी किताब आप पढ़ेंगे तो वो, बल्कि उनके साथ ये समस्या तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक पाठक रूप में कभी कभी ये चीज परेशान कर सकती है कि उन्होंने सब कुछ लिख दिया है, जहां जो मिला उनको कलेक्टेड वर्क्स से मिला, या सब चीज जो है उसमें उन्होंने अंकित कर दिया है, फुटनोट्स में भी सारा कुछ डाल दिया है। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के चक्कर में किताब बहुत ही विस्तृत होती चली जाती है। उसमें थोड़ी सी, मेरे ख्याल से जब हम हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें कहाँ पर छोड़ना है, कहाँ पर डालना है, किन चीजों को डालना है, वो जरूरी है, रादर देन कि आप हर माइन्यूट डिटेल जो है, जो भी मिल गया उसको किताब में लिखे जा रहे हैं। एक पाठक के तौर पे मैं कहूंगा कि थोड़ा नीरस हो जाता है अगर आप सब कुछ जो भी मिला वो सब कुछ लिख दिया तो। रेफरेंस आर्टिकल, कई सारे और प्रश्न आ रहे हैं। शोध तो हर राइटिंग के लिए जरूरी है, बिल्कुल। फिक्शन राइटिंग के लिए भी जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कितनी किताबें। मैं तो सुरेंद्र मोहन पाठक जी का साक्षात्कार पढ़ रहा था कि वो जब क्राइम थ्रिलर लिखते हैं तो वो सारी बंदूकों पर रिसर्च करते हैं कि किस किस तरह की होती है। तो ये वाकई कुछ भी लिखना इतना आसान नहीं है जब तक आप बहुत ज्यादा उस विषय पर पढ़ नहीं लेते हैं। आप ऐसे ब्लैंक लिखना नहीं शुरू कर सकते हैं। और विनय जी लिख रहे हैं तो उनकी कविता की किताब है, और वो जिस विषय में है वो खुद एक इतिहास से जुड़ा पक्ष है, तो उसको बिना कोई जाने उस विषय पर नहीं लिख सकता है। ये चीज काफी जरूरी है। और भी प्रश्न आए हैं। यात्रा संस्मरण पर प्रश्न आए हैं। यात्रा संस्मरण कथेतर है जरूर, और लेकिन मैंने जो खुद लिखी है वो फिक्शन की तरह से लिखी है। उसमें कई सारे किस्से जोड़े हैं जो कि असल में नहीं होते हैं, आप उसको मसालेदार बनाते हैं। और यात्रा संस्मरण में थोड़ी सी बहुत ज्यादा फ्रीडम भी मिल जाती है। लोग उसमें भी फैक्ट ही लिख रहे हैं आप, लेकिन वो अपने तरीके से लिख रहे हैं। और 2 दिन आप कहीं घूमने गए, 4 दिन घूमने गए और आपने पेरिस के बारे में लिख दिया, तो वो एक सही आकलन नहीं होता है। दूसरी चीज जो आनी चाहिए भविष्य में, और मैं खुद भी लिख रहा हूँ, प्रवास संस्मरण, यानी आप किसी जगह पर बहुत लंबे समय रह गए, मैं नॉर्वे में अगर रह गया और तब लिखूं तो वो यात्रा संस्मरण से भिन्न होगा, और उसमें मैं उसकी संस्कृति के बारे में ज्यादा लिख पाऊंगा, रादर देन की एक छोटी सी यात्रा के बारे में लिखने के लिए। कुछ चीजें और मैं कह रहा था कि एक तो जरूरी है कि जो भी हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन लिखेंगे उसको तथ्यों की जांच करनी पड़ेगी, फैक्ट चेक करना पड़ेगा। कभी कभी होता क्या है कि इतिहास की किताबों में, अच्छे अच्छे इतिहासकारों की किताबों में भी कुछ चीजें बिना स्रोत के लिख दी जाती हैं, या फिर आप अगर जो स्रोत उन्होंने दिया होता है उसको आप जाकर देखेंगे तो वहां कुछ और ही कहानी होती है, उन्होंने अपने ढंग से उसको लिख दिया होता है। तो वो फैक्ट चेक बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके जब आप हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन लिख रहे होते हैं। किताब छपने में एक पाठक के रूप में सही फॉन्ट का होना मेरे लिए काफी जरूरी है। गुहा जी की किताब में मुझे इसकी कमी नजर आती है। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉन्ट का विषय है। यही बात हो जाती है कि प्रकाशक को भी 2000 पेज या 4000 पेज की किताब छपवाना तो मुश्किल होता है, और कभी कभी इतिहास इतना बड़ा हो जाता है कि उसको फिर फॉन्ट छोटा करके लिखना पड़ता है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि डिजिटल दुनिया से जुड़िए, जहां आप मनचाहा फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और वही किताब मेरे पास, उनकी सारी किताबें गांधी पर जो है वो इसके अंदर हैं। वो क्रिकेट वाली मुझे नहीं मिली, तो गांधी की सारी किताबें मेरी इस पर हैं, इसमें मैं फॉन्ट बढ़ाकर पढ़ लेता हूँ, और मेरे लिए काफी आसान होता है। और मेरी गांधी पर भी एक अंग्रेजी में किताब
मैं लिख रहा हूँ उसको, उसमें मैंने उनके संदर्भ दिए हैं। हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन में भी आजकल स्पेकुलेटिव राइटिंग होने लगी है, इसे कैसे देखते हैं? खासकर यह इंग्लिश में ज़्यादा है। जी, मैं कहूँगा कि अंग्रेजी अगर उस जगह तक पहुंच गई है कि अब इतिहास पर कुछ मजेदार, कुछ रोचक और अपने तरफ से स्पेकुलेटिव राइटिंग लोग लिखने लग गए हैं, मसालेदार लिखने लग गए हैं, कि कोई, जैसे मैं आजकल केनेडी पर पढ़ रहा हूँ तो उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर हैं और वो खूब मसालेदार लिख रहे हैं कि कैसे मार्लिन मोनरो के साथ उनके संबंध थे या क्या थे, और फिर वो खुद ही लिखते हैं कि इसका कोई स्रोत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो वो इस तरह से लोग बनाने लग गए हैं। लेकिन वो अगला स्टेज है। आप गिरमिटियों के बारे में अगर मैंने कोई कुछ जानता ही नहीं है और वहीं पर मैं गप देना शुरू कर दूं कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, तो वो ठीक नहीं है। अभी हिंदी में, चूंकि अंग्रेजी में ये हो चुका है कि केनेडी पर अकादमिक इतिहास भी बहुत ज्यादा लिखा जा चुका है, मार्लिन मोनरो पर बहुत सारी तथ्यात्मक किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो अब थोड़ी गॉसिप हो जाए और उस पर स्पेकुलेटिव राइटिंग शुरू हो जाती है, जिससे कि थोड़ा मजा आता है पाठकों को। और वो स्टेज अभी फिलहाल हिंदी में होनी नहीं शुरू हुई है, वो होगी अगला स्टेज। अगर मैं भी अब हो सकता है कि भविष्य में अगर कभी लिखता हूं तो वहां पर मैं अपनी थोड़ी स्वतंत्रता लेकर, हो सकता है उसको रोचक बनाकर लिखूं, जो इसमें नहीं लिख पाया मैं। इसमें कई पाठकों को पढ़ते पढ़ते लगा कि यार तुम हर फीजी में भी लिख रहे हो कि महिलाओं का शोषण हुआ, सूरीनाम में भी महिलाओं का शोषण हुआ, और हर जगह एक ही तरह का शोषण हुआ। तुम लिखे जा रहे हो कि 1000 स्त्रियां यहाँ, 1200 यहाँ, 1300 यहाँ। लेकिन अभी तो वहां पर पाठक थोड़े नीरस हो जाते हैं, लेकिन वो लिखना पड़ता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट की तरह भी है। अगर कोई शोधी उसको प्रयोग करना चाहे तो वहां पर उसको प्रयोग कर सकता है। इसीलिए उनको द्वीप दर द्वीप उनको सारे डेटा देने पड़ते हैं मुझे, और वो करना पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रयोग जो मैंने किया है, जिसको कहते हैं स्पेकुलेटिव तो नहीं है, लेकिन अकादमिक से हटकर, कि मैंने उसमें थोड़े किस्से जो मुझे मिले, उन किस्सों को मैंने जोड़ दिया, और शुरुआत हर अध्याय की उन किस्सों से की कि थोड़ा पाठक को मजा आए। उसके बाद फिर आगे फैक्ट है, वहां पर फिर शुरू हो जाएगा कि वो उसको पढ़ना पड़ जाएगा कि अब इतने ईस्वी में ये हुआ, इतने ईस्वी में ये हुआ, वहां उसमें वो फंस जाएगा। लेकिन थोड़ी सी कहानियां डाल दी कि जिसको रुचि है उसको कहानियों से थोड़ा माहौल बने, और फिर उसके बाद इतिहास पर आए, क्योंकि इतिहास पर तो आना ही पड़ेगा, फैक्ट पर तो आना ही पड़ेगा। और वो कहानियां भी मैंने, जो मुझे मिले डॉक्यूमेंट में, उन्हीं कहानियों को मैंने लिखा है, लेकिन एक फॉर्मेट बना दिया कि इसके अलावा मुझे और कोई चारा नहीं लग रहा था कि किस तरह से मैं पाठकों को पढ़ने के लिए मजबूर करूं। क्योंकि एक बहुत जरूरी बात होती है कि अगर आपने बहुत बढ़िया इतिहास लिख दिया और किसी ने उसको पढ़ा ही नहीं, जो जरूरी इतिहास है, ऐसा नहीं है गिरमिटिया मैंने पहली किताब लिखी है, उससे पहले बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन अगर फिर भी आज लोग पूछ रहे हैं कि क्यों गिरमिटिया क्या होता है, तो फिर इसका मतलब कि उनको पढ़ना जरूरी है, और पढ़ना जरूरी होने के लिए उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको तस्वीरें दिखानी पड़ेगी। किताब में, नॉन फिक्शन इतिहास की किताब में मैं कहूंगा कि तस्वीर जरूर डालिए, जो भी आपको उस समय का मिलता है, या फिर मैंने मैप डाले हुए हैं अपनी तरफ से, डेमो इलस्ट्रेशंस बना के डालिए ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए। आप हरारी की किताब देखेंगे, उसमें पेन से बनाए हुए साधारण साधारण चित्र मिल जाएंगे सैपियंस में, तो वो उस तरह से उन्होंने उसको लोगों को थोड़ा सा इंटरेक्ट करने के लिए बनाया है। इस पर और भी प्रश्न है कि इतिहास लेखन में क्या रेफरेंस देना इतना आवश्यक है? मैंने देखा है कि एक ही लेखक सुभाष पर लिखते हैं तो 10 पेज रेफरेंस के दे देते हैं, पर शिवाजी पर लिखते हैं तो एक भी रेफरेंस नहीं। क्या जितना पीछे जाए रेफरेंस की जरूरत उतनी कम हो जाती? कभी भी नहीं। मैं कहूंगा आपने अगर रेफरेंस नहीं दिया तो वो किताब अब कहीं भी प्रयोग में नहीं आ सकती एज अ रेफरेंस। जैसे कि संस्कृति के 4 अध्याय जैसी किताब रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, और इतनी बढ़िया किताब इतिहास पर लिखी है उन्होंने, लेकिन उस किताब में उन्होंने शुरू में ही लिख दिया है, भूमिका में ही लिख दिया है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी जरूर रहा हूं, लेकिन जो भी मैंने लिखा है उसमें कहीं मैंने थोड़ी स्वतंत्रता ली है, मैंने अपने स्रोत जो है उसको मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहा हूं। तो यहीं पर वो बात खत्म हो जाती है कि अब कोई रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय को एज ए रेफरेंस यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने लिख दिया कि रेफरेंस नहीं है।
तो ये जैसे आप कोर्ट में खड़े होते हैं और आपके पास आप एक सबूत पेश करते हैं, लेकिन उस सबूत के बारे में कहते हैं कि इस सबूत का कोई महत्व नहीं है, तो अब उस सबूत को बाहर फेंक दिया जाता है। तो फिर आप अच्छी से अच्छी किताब में भी, अच्छे से अच्छे इतिहास को भी आप कमजोर बना देते हैं। और ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस का, कि अगर शिवाजी पर जितनी भी किताबें लिखी गई उसमें उन्होंने संदर्भ नहीं दिए तो उन किताबों का महत्व ही खत्म हो गया। यही वजह है कि हम लोग शिवाजी पर जब लिखने शुरू करते हैं तो हमें रेफरेंस मिलते नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस पर वो खुद जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें भी उन्होंने रेफरेंस दिए हैं, और जो उन पर किताब लिखी गई उसमें भी आपको स्रोत मिलते हैं। उसको इतिहासकार, शोधार्थी कई बार कोट करके अलग अलग जगह दे चुके हैं। उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस पर उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जरूरी है कि आप संदर्भ को तो लिखें ही, ये जरूर कर सकते हैं और करते भी हैं कि लोग कई बार, क्योंकि छपाई में ऐसा होता है 1 2 3 4 ऐसे संदर्भ कई लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आता। तो जैसे मैंने वाह उस्ताद में भी ये किया है, क्योंकि मैं उसमें तो किस्से गोई थी, तो मैंने किस्से सारे लिख दिए और अंत में मैंने लिख दिया कि ये किताब है। तो वो एक तरह से सजेस्टेड रीडिंग कह सकते हैं उसको, हालांकि वहीं से मैंने सारी चीजें दी है, लेकिन मुझे खुद भी याद नहीं कि किस किताब से कहां से क्या क्या उठा के लिखा है। तो वो किताब कमजोर हो जाती है। फिर मेरी वाह उस्ताद को एज रेफरेंस कोट करना कमजोर हो जाएगा, वो किस्सा गोई ज्यादा है। अगर मैं वहां हर लाइन, हर पंक्ति पर स्रोत देता तो उसका महत्व बढ़ जाता और उसको शोधार्थी प्रयोग करते। लेकिन मैंने उसको पाठक की रुचि के लिए लिखा कि थोड़े ज्यादा अकादमिक ना हो जाए और लोग थोड़ी मस्ती में उसको पढ़ें, और फिर जिसकी रुचि हो, पीछे में सारे रेफरेंस हैं ही, वो सारे किताबें उठा के पढ़ ले, तो उसको उस विषय में तथ्यात्मक चीजें मिल जानी चाहिए। तो ये किया जा सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि रेफरेंस देना तो जरूरी है। ये आप जिस दिन लिखना शुरू करेंगे आपको लिखना पड़ेगा। और क्या प्रश्न है? रेफरेंस देने से क्या कॉपीराइट? एक बहुत चीज कहूंगा कि आपने अगर एक बार रेफरेंस दे दिया तो कॉपीराइट इशू की बात ही खत्म। इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होती है कि आप पैराफ्रेज करके लिखते हैं, जैसे अगर किताब में लिखा है किसी ने कोई चीज अपने पंक्तियों में, तो अगर आप उसको, जैसे मैं ये पुष्यमित्र जी की किताब है, पतली सी किताब, इसमें इन्होंने एक किताब से हूबहू कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, लेकिन ये गलत नहीं है क्योंकि ये एक नॉन फिक्शन किताब है। उन्होंने उसको फॉन्ट बदल के यहां पर लिख दिया कि ये ऐसे ऐसे लिखा गया है, पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट। तो ये चीज इन्होंने अंकित किया है कि ये यहां से उद्धृत की गई है। अब ये बात खत्म, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं आ सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि लेखक ने ये पंक्तियां लिखी हैं। तो लेकिन अगर ये नहीं लिखते यहां पर, अगर ये संदर्भ नहीं देते, तो ये फंस जाते। तो ये जरूरी है कि आप जब कोई चीज कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन में, और ये करना चाहिए, बल्कि अगर कोई चीज आप लेखक ने बहुत बढ़िया तरीके से लिखी है, उसको हूबहू उद्धृत करना चाहिए कि क्या लिखा है असल में। ये वो ज्यादा, उसमें ज्यादा ऑथेंटिसिटी होगी अगर हम हूबहू प्राथमिक स्रोत को उद्धृत कर दें, रादर देन उसको पैराफ्रेज करके अपनी कहानी बना के कि नहीं ऐसा हुआ होगा। उससे ज्यादा बेहतर है कि लेखक की वास्को डिगामा के ट्रिटाइज से, वास्को डिगामा पर अगर कोई लिख रहा है तो उस वास्को डिगामा का जो यात्रा ट्रिटाइज जिसने लिखा है उनके शिप में जो थे, वो चीज हूबहू कोट की जाए, कई बार तो उसकी भाषा में कोट की जाए, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कॉपीराइट इशू नहीं बनता है उस केस में। रेफरेंस देकर आप अपने पाठकों की संख्या में कमी लाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। खास करके अंग्रेजी में तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं मानता हूं। हिंदी में भी ये चीज मैं कहूंगा कि जैसे ही स्रोत आप देते हैं तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है। और पाठक का ऐसा है कि अभी फिलहाल जो मैं भी किताब पढ़ता हूं तो मैं ऐसी किताब उठाता ही नहीं हूं जिसमें कि रेफरेंस नहीं है। और क्योंकि मेरी रुचि है हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन में, तो मैं हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन अगर किताब, जैसे मैं वीएस नैपॉल गिरमिटिया रहे हैं, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उनका एक भी संदर्भ में नहीं प्रयोग कर सका, क्योंकि सिवाय एक जगह मैंने लिखा है कि वीएस नैपॉल थे, तो क्योंकि उनको नहीं कर सकते, उसमें कहीं संदर्भ है नहीं। भले ही उन्होंने वो खुद गिरमिटिया थे, वो नोबेल प्राइज विजेता थे, लेकिन उनको नहीं प्रयोग किया जा सकता है। तो जिसकी रुचि होती है, जो ये किताबें पढ़ता है,
वो मतलब उसकी तो नजर सबसे पहले रेफरेंस पे जाएगी कि किताब उठाता है और देखता है कि अच्छा अच्छा कहाँ कहाँ से लिया है इसने, और फिर वो किताबें निकालेगा और साथ में, तो जो इसमें रम जाता है। और एक होते हैं, एक मैं मानूंगा इस बात को कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी कोई रुचि नहीं होती है, उनको किताब पढ़ने को मिल जाती है तो वो थोड़े से उनको अलग फॉर्मेट दिखता है कि अरे ये क्या है, कहाँ 1 2 3 4 में क्या करना है इसका, तो वो चीज हो सकती है, पाठक घट सकते हैं, हो सकता है। लेकिन जो जो ऑथेंटिक पाठक जो उस चीज में रुचि रखता है, जो 80 से 90% किताबें सिर्फ नॉन फिक्शन ही पढ़ता है, वो तो वही किताबें उठाएगा जिसमें उसको लगेगा कि उसको तथ्य मिल रहे हैं, नहीं तो वो फिक्शन पढ़ेगा। उसमें कोई वाह उस्ताद के किस्सों की बनावट, किस्सा गोई हिमांशु भोजपरी जी कह रहे हैं कि किस्सों बनावट अच्छी है, तो बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे नामी इतिहासकार तो बिना संदर्भ के या फिर संदर्भ की गलत, हाँ मैं अगर यहाँ पर मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन नाम से कोई नहीं, एमजे अकबर जी ने किताब जो लिखी है तो उसमें उन्होंने कोई भी ऐसा 1 2 3 4 नहीं यूज किया है, और उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ पर क्या स्रोत है, उन्होंने अपनी तरह से। तो होता क्या है कि जैसे मैं भी डॉक्टर हूं, या तो वो आया यहाँ पर और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैंने इतने इकट्ठा करूं, तो एमजे अकबर भी हो गए, तो वो भी एक व्यस्त व्यक्ति हैं, वो सीधा, उनके पास काफी ज्यादा ज्ञान है किताबों की, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है कि एक एक संदर्भ ढूंढते रहे, तो वो फ्री फ्लो में अपना उसको लिख देते हैं, और फिर उसके लिए वो लास्ट में कुछ एक लिख देते हैं कि मैंने ये किताबें पढ़ी होंगी शायद, लेकिन ऐसी एक शोधार्थी की तरह से नहीं लिखते हैं। तो ये चीज तो हो ही सकता है। अब कि नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी तो वो जेल में बैठे बैठे लिखनी शुरू की, वहां पर कई सारे आपको ईस्वियां गलत मिल सकती हैं जो बाद में शोध की गई, उन्होंने अपनी स्मृति से लिखी थी कई चीजें, और इतिहास में स्मृति से लिखने पर तो गलतियां होती ही हैं। तो ये हो सकता है कि आपकी जो फ्लो है वो बेहतर बने अगर आप ये सब चीजें ना करें और सीधा शुरू कर दें इतिहास लिखना अपने पढ़े लिखे पर, तो आपका फ्लो बहुत बढ़िया बनेगा। विलियम डैलिम्पल जैसे शुरू करते हैं तो वो इसी तरह से, लेकिन आप देखेंगे कि विलियम डैलिम्पल के पास जो टेक्निक है वो है कि वो एंड नोट तो 100 पेज की वो भी देते हैं, तो उनके पास उन्होंने ये विकसित कर लिया है कि वो फ्लो में भी लिखेंगे और साथ साथ रेफरेंस भी जोड़ते जाएंगे, और यहां तक हमें पहुंचना है जो मैं अभी नहीं पहुंचा हूं, क्योंकि मैं जब एक अध्याय शुरू करता हूं तो रुक जाता हूं, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि इस पर एक साक्षात्कार कहीं से मिल जाना चाहिए, मुझे किसी से बात कर लेनी चाहिए, वहां रुक गया तो वो फ्लो टूट गया, और फिर उसके बाद मैंने साक्षात्कार किया, फिर उस चीज को लिखा। तो वो सारी चीजें करके भी कोई लिख सकता है, और वहां तक ही पहुंचने की जरूरत है कि सारा चीज यहाँ बैठ जाए कि कहाँ कहाँ रेफरेंस हैं, कैसे कैसे हैं, और उसको प्रस्तुत कर सके। कई प्रश्न आया है, कई बार स्थापित तथ्यों के विपरीत पूरी पूरी किताबें लिखी जाती है, इस लेखन पर पाठक कैसे विश्वास करे या ना करे। हाँ वही बात है जो मैंने कहा कि पाठक कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई पाठक उस किताब को एज ए रेफरेंस की तरह पढ़ रहा है तो वो तो छोड़ देगा उसको, और अगर वो पाठक रुचि के लिए पढ़ रहा है तो शायद पढ़ लेगा, और उसके बाद उसकी इम्प्रेशन क्या बनेगी वो तो कहना मुश्किल है। हो सकता है कि वो उससे इम्प्रेस हो जाए, और हो सकता है अरुंधति राय जी जब गांधी जी को अंबेडकर से करती हैं तो कई लोग जो गांधीवादी होते हैं वो भी इतना बढ़िया लिखती हैं अरुंधति राय जी की, वो उससे प्रभावित होकर वो कहेंगे कि गांधी जी तो बहुत ही बेकार थे, अंबेडकर ही सब, मतलब वो आपको ये तो लेखक की अपनी क्षमता है कि वो किसी को भी किसी भी तरफ ले जा सकता है। लेकिन जो लोग इस दुनिया में हैं और जो पाठक के उस स्तर पर हैं कि वो उसको भी पढ़ चुके हैं, इसको भी, गांधी को भी पढ़ चुके हैं, अंबेडकर को भी पढ़ चुके हैं, अब अरुंधति राय को पढ़ रहे हैं, तो उनके पास वो सारे कि हाँ ये चीज तो मुझे पता थी, लेकिन ऐसा ऐसा भी था, लेकिन अंबेडकर के साथ ऐसा ऐसा भी था, तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में होती है, तो वो उसको एक इनरिचमेंट की तरह प्रयोग करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं, उससे बस उसको एक अच्छे अप्रोच की तरह पढ़ लेते हैं। रिसर्च पेपर पर बिना रेफरेंस नहीं लिखी जा सकती, बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल फिक्शन में भी क्या रेफरेंस देना चाहिए? मैं इसमें कहूंगा कि क्योंकि लोग हिस्टोरिकल फिक्शन जब लिखते हैं तो उसमें जैसे एक किताब है माटी माटी और काटी, गिरमिटियों पर ही किताब है, और पंकज जी की किताब है, तो उसमें वो फिक्शन है, उसमें उन्होंने पात्र रचे हैं, कहानियां बनाई हैं, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत
सारे संदर्भ दिए हैं, क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा, आप अगर कुली लाइंस पढ़ चुके हैं तो मैं कहूंगा कि माटी माटी और काटी जरूर पढ़िए, लाल पसीना जरूर पढ़िए। वो दोनों गल्प गल्प हैं, लेकिन उस गल्प में आप देखेंगे कि मैंने जो जो कुली लाइंस में लिखा है वो लिख चुके हैं, बस ये है कि उन्होंने कहानी रूप में लिखा है उसको, उन्होंने पात्र रचे हैं और उन्होंने एक खास पक्ष पे लिखा है, आदिवासी गिरमिटिया पक्ष पर लिखा है। लेकिन वो कहानी जो उनकी दिखेगी उसमें वही आपको डिपो दिखेगा जहां गिरमिटिया रखा जा सकता था, वही जहाज दिखेगा, वही सब कुछ। आप अमिताभ घोष की किताबें अगर पढ़ेंगे तो अमिताभ घोष की फिक्शन भी जो है वो नॉन फिक्शन से कम नहीं होती है, उसमें सारी चीजें जो है वो हो चुकी हैं, इतिहास से सीधा ही उन्होंने लिखा होता है। तो रेफरेंस देते हैं, दिया है उन्होंने कि ठीक है मैंने कहानी लिख दी, लेकिन अब तुम लोग जो है मूल स्रोत पढ़ो और देखो कि कहानी का आनंद लो बाय लुकिंग एट द फैक्ट्स। तो ये चीज मैं कहूंगा कि ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए, तो उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। और भी प्रश्न आ रहे हैं, रेफरेंस पर ही सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जिस पर मैंने काफी प्रश्न। आप रोज कितनी देर लिखते हैं? मैं रोज, ये मेरे एक मित्र हैं, लेखक हैं, उन्होंने कहा था कि 2000 शब्द रोज लिखो, और जब से उन्होंने कहा है तब से मैं 2000 शब्द, मैं तो खैर मैं बहुत जगह एक्टिव रहता हूँ, सोशल मीडिया पर भी मैं लगता है कि 2000 लिख देता हूँ, लेकिन 2000 शब्द एक किताब के लिए रोज लिखना, उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ जिसको मुझे नहीं लगता है उसका भविष्य क्या है, और वो बस लिख रहा हूँ। उसमें 3 चीजें हैं, एक है जो मेरे अनुभवों पर आधारित है, वो बहुत ही आसानी से लिख रहा हूं मैं। एक है जिसमें मैं एक खास विषय पर लिख रहा हूं, आप लोग देखेंगे वो किताब आएगी, और उसमें मैं कोलैबोरेट भी कर रहा हूं किन्हीं से, तो एक खास विषय पर लिख रहा हूं, तो उसमें मैं उस चीज पर किताब पढ़कर लिख रहा हूं। और लिखने की गति जो है, जो मुझे फॉलो करते जानते होंगे कि मेरी लिखने की गति बहुत ही, लिखने की गति मतलब टाइपिंग स्पीड की नहीं कहूंगा, जो क्योंकि मेरी भाषा बहुत सरल भाषा है, मैं कोई साहित्यकार की तरह नहीं लिखता हूँ, मेरे में बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव राइटिंग मेरी नहीं होती है। मैं बिल्कुल जो पढ़ता हूँ, जो मुझे लगता है या जो देखता हूँ उसको एज ए रिपोर्टर, मेरे ख्याल से राहुल देव जी ने मुझे कहा था कि तुम्हारी किताब पढ़ के लगता है कि किसी पत्रकार ने लिखी है, और ये सच में वैसा ही। तो वो उसमें जो फ्लो होता है आपके दिमाग में अलग होता है, क्योंकि आप कुछ उसमें आपकी जो सोच होती है वो बैठे बैठे आप आधे घंटे बैठ के किसी विषय पर चिंतन नहीं कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में है, लाइक एक वेव आ रहा है कि ठीक है ऐसे 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 हुआ होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो उसका जो फ्लो है वो अलग होता है, ये एक धारा प्रवाह आप उसको लिखते हैं। ये प्रश्न है, कुली लाइंस को लिखने में कितना समय लगा भैया? लिखने में, सिर्फ लिखने में 2 साल मेरा लगा होगा। 18 महीने के बाद मैंने एक पांडुलिपि भेज दी थी, लेकिन उसमें मैंने जो एक काफी लंबा साक्षात्कार वाला पार्ट था वो रह गया था, वो मैंने बाद में जोड़ा है। जो क्या होता है, अब प्रकाशन की दुनिया से आप जब रूबरू होंगे, अगर नए लेखक हैं, आपने पांडुलिपि नहीं भेजी हो, तो प्रकाशन की दुनिया में 6-8 महीने, साल भर तक समय लगता है किसी किताब को संपादन में या उसके इवैल्यूएशन में कि ये किताब अच्छी जाएगी कि नहीं। तो अच्छे प्रकाशक में आपके पास एक वक्त होता है जब आपको एक सेकंड मैन्युस्क्रिप्ट डालनी होती है, तो उस केस में आपके पास रिसर्च, मेरे लिए जैसे लेखकों के लिए काफी समय मिल जाता है कि हम लोग 6-7 महीने हमारे पास एक्स्ट्रा है, जब हमने एक किताब पूरी कर ली और उसके बाद भी मैंने 6-7 महीने और लगा लिए। लेकिन ये लिखने की बात कह रहा हूँ, पढ़ने का अगर आप पूछेंगे तो ये थोड़ा लंबा सवाल हो जाएगा। इसमें कई चीजें जो हैं ये मैंने 10-15 साल पहले भी पढ़ी हैं, फिर कुछ बाद में पढ़ी हैं, फिर कुछ मॉरिशस में बहुत पहले गया था, तो इसमें कई चीजें जो हैं वो अलग अलग कालखंड में हुई हैं और अलग अलग जगह मैं उसको इंग्लिश में लिख रहा था पहले, तो मेरे इंग्लिश के नोट्स भी बहुत सारे थे, फिर उसको मैंने हिंदी में फिर लिखा है, तो लेकिन वो छोटे छोटे नोट्स थे, उसको फिर मैंने अध्याय की तरह से बदला। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है नॉन फिक्शन का। लेकिन अगर जैसे मैं उसके बाद एक विषय पर लिख रहा हूँ, वो मेरी स्पीड बहुत ही तेज है, मैं शायद 6 महीने 7 महीने में उसको खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि सारी चीजें मेरे पास आ गई हैं
और उसको मैंने मतलब सारी चीजें आ गई हैं, मुझे पता है कहाँ से कौन सी चीज किस तरह से लिखनी है, और वो उस गति से काफी तेज बढ़ती है। इतिहास के सबॉल्टर्न दृष्टिकोण का प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रभाव बहुत अच्छा विषय है, और इस पर भी जो मतलब मेरी भी तो वही हिस्ट्री है। पूरी लाइंस पढ़ी है निश्चित रूप से लेक्चर, परंतु लाल पसीना गल्प मुझे थोड़ा अदिश लगा। हाँ ये गल्प है, और ये तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मन्यु अनंत जी की किताब है, और क्योंकि मैं खुद गल्प बहुत अच्छा नहीं लिखता हूँ तो मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। हाँ ये प्रश्न आया है जॉन एफ कैनेडी पर। हाँ यहाँ एक बात मैं कहूंगा जो मैं करता हूँ, और इस माध्यम से मैं कहूंगा कि मैंने कहा जैसे मैंने 80% किताबें जो मैं अपनी किताब के लिए लिखता हूँ वो मुझे ओपन सोर्स या मुफ्त मिल जाती हैं। तो मुझे ये हमेशा से लगता रहा है कि मुझे खुद भी कई चीजें ओपन सोर्स कॉपीराइट फ्री उसको देना चाहिए, और इस वजह से मैं कई सारी चीजें लोगों को फ्री में, मैं फेसबुक पर मेरे पेज पर जो है आपको दिखेंगे कई सारी श्रृंखलाएं मैं लिखता हूं जो मेरे पढ़े हुए से ही होता है, और उसको मैं लिखता हूं कि लोग पढ़ें, इतिहास जाने। हर चीज के लिए आप एक प्रकाशन की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, कई चीजें ऐसी होनी चाहिए। पहले ब्लॉग का जमाना था, लोग ब्लॉग में बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स होते थे जिसमें कि आपको एक विषय पर कई सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अब ब्लॉग बहुत लोग पढ़ते नहीं है, इसीलिए मैं फेसबुक पर लिखता हूं, और जैसे मैं एक विषय पर बिंज रीडिंग करता हूं कई बार कि उस विषय को मैं आद्योपांत, इसमें मेरा कोई लिखने का उसमें मोटिव नहीं है, मुझे जानना भी तो है ना आखिरकार। तो जैसे मैं अब द्वितीय विश्व युद्ध पर मैं एक किताब उठा के लाता हूँ, पोस्ट वार टॉनी यूट की किताब है, काफी मोटी सी किताब, छोटे छोटे फॉन्ट वाली है, मैंने तो किंडल पर रखी है, तो अगर आपने असली वाली खरीदी होगी तो वो मोटी किताब है शायद 960 पेज की, और उसमें छोटे छोटे फॉन्ट हैं, और विश्व युद्ध के बाद के यूरोप का इतिहास है। तो वो जब आप शुरू करते हैं तो फिर लगता है अच्छा विश्व युद्ध के बाद, तो विश्व युद्ध के पहले भी थोड़ा सा देखा जाए, फिर दूसरी किताब उठा लेते, फिर तीसरी, और इस तरह से आप उसका पूरा एक पिक्चर बनाते हैं। और जो मैं फेसबुक पर लिखता हूँ उसमें तो चूंकि कैनेडी एक तरह से कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं, मर्लिन मुनरो और ये सब, काफी लोगों को मजा आता है तो उसको बीच में डाल दिया, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ वहां पर वो चीज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ कुछ और रहा हूँ, वहां से कुछ चीजें, क्योंकि ये तो छोटा माध्यम है तो उसमें मैं कुछ चीजें डाल देता हूँ कि ये चीज हो सकता है इंटरेस्टिंग लगे किसी को और रुचि बने, और हो सकता है कि ये एक मार्केटिंग टूल भी है कि किसी को पसंद आ जाए, प्रवीण झा की किताब उठा ले, ये अलग बात है। लेकिन कई चीजें ओपन सोर्स होनी चाहिए जिसमें लोग पढ़े उसको। ऐसे ही मैं किंडल पे भी इसलिए लिखता हूँ कि हर चीज अब प्रकाशन की दुनिया से जाकर 400-500 रुपए में लोग खरीद कर ला रहे हैं, उससे आसान है कि ज्ञान जो है वो सुलभ भी होना चाहिए। और कई लोग, गांधी जी की किताबें सस्ता साहित्य से आती थी, अनुपम मिश्र जी की किताब जो ऐसे मुद्दे पर थी जो सब कुछ जाननी चाहिए, उन्होंने उसको कॉपीराइट फ्री कर दिया और सब लोगों को उपलब्ध है वो किताब। तो ऐसा भी होना चाहिए कि अगर मेरे बस में होता तो गिरमिटियों पर भी, लेकिन मेरी रीच, मैं नॉर्वे में रहता हूँ, मेरी रीच उतनी नहीं है कि मैं सबको किताब जाकर बांटता, और ये प्रकाशन उस केस में काफी अच्छी क्रेडिबिलिटी भी देता है कि हाँ ये लेखक एक अच्छा लेखक है जिसको कि प्रकाशन ने भी इवेलुएट किया है, तो उसको उसकी पहुंच जो है बेहतर होती है, तो वहां पर और बात अलग हो जाती है अगर पुस्तकालयों तक किताब को पहुंचानी है तो। पुली लाइंस में जिन जगहों का वर्णन किया है, क्या आप सब जगह पर गए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गया हूं, जो मैंने भूमिका में भी लिखी है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब उन जगहों पर कुछ बचा ही नहीं है, कलकत्ता तक में कुछ नहीं बचा है। तो आप कह सकते हैं वहां पर एक मूर्ति बना दी है, और जहां मैं गया हूं तो वो आप कह सकते हैं कि वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब मैं गिरमिटियों से मिलकर उनसे पूछिएगा कि गिरमिटिया क्या होता है, उनको भी कुछ नहीं पता है। इसमें एक ही चीजें जो है, इसीलिए कह रहा हूं कि इसमें जो प्राथमिक स्रोत होता है वो उस समय के लेखक से ही मिल सकता है। वहां जाइएगा तो बस खेत मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और वहां पर सब कुछ बदल गया होगा। तो वो कहीं कहीं आपको जो है सिवाय आप घूम लेंगे उससे ज्यादा आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है। एक संग्रहालय बना दिया होता है, उससे कहीं ज्यादा आर्काइव्स मिलेंगे, सारे देशों के आर्काइव्स में मिलेंगे, कहीं ज्यादा उस चीज पर जो रिसर्च कर रहे हैं उनके पास मिलेंगे, उन तक पहुंचना जरूरी होता है। तो ये एक चीज जो है
ये जरूरी होती है। लेकिन कंटेम्प्ररी में जैसे आप अभी लखनऊ के बारे में लिखना चाहें तो लखनऊ जाइए, घूमिए, और वहाँ के क्या अभी कंटेम्प्ररी समकालीन क्या है उसको आप देखिए। और लेकिन आपको जब इतिहास ढूंढना होगा, पुराना लखनऊ ढूंढना होगा, अवध के समय का ढूंढना होगा, तब आपको फिर पुस्तकालयों में जाना पड़ेगा और तब जाके वहां पर आपको मिलेगा। नहीं तो आप लखनऊ में खड़े होकर किसी को पूछे कि इमारत कब बनी, कोई नहीं बता पाएगा। और कई और चीजें हैं जो प्रश्न आ रहे हैं। रुपेश जी बहुत धन्यवाद, आपको अच्छी लगी। पढ़ते कितना है, लिखते ज्यादा है या पढ़ते ज्यादा है? 8 किताब भी लिख चुके हैं इतने कम वक्त में, पंकज चौहान जी का प्रश्न है। मैं इसमें यही कहूंगा कि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, चिकित्सक वाले बैकग्राउंड से, तो उसमें थोड़ी सी जो है आपके पास समय का कुछ इस तरह से माहौल होता है कि आप मतलब हम लोग जिस तरह से काम करते हैं प्राइवेट में, हमेशा से निजी दुनिया में रहा हूँ मैं, समाज सेवा की दुनिया में या सरकारी दुनिया में बहुत कम रहा हूँ, और उसकी बड़ी निजी वजह है। मैं समाज सेवा को एक तरह का बाईपास मानता हूँ। जो मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ जो निजी दुनिया है उसमें भी, यहाँ पर आकर और भी थोड़ी सी नॉन करप्ट काम कर पा रहा हूँ, जो भारत में थोड़ी सी मुश्किल थी। लेकिन हमारे पास एक चीज होती है, अगर आप दुकान पर बैठते होंगे तब आपको समय की बहुत ज्यादा कीमत पता लगती होगी कि अगर 2 मिनट भी मिल गए तो चलो ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, 4 मिनट मिल गए, आप एक भी मिनट जो है, हर टाइम इज इक्वल टू मनी वाले जो पूरी पूंजीवादी मानसिकता जो होती है उसमें आप होते हैं। तो वो हमारे पास भी होता है। आप डॉक्टर को देखेंगे कि अगर यहाँ पेशेंट नहीं है, भाग जाएगा, तुरंत दूसरे हॉस्पिटल चला जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर। तो वो उस तरह की वो बैठेगा नहीं, वो खाली नहीं बैठेगा कि मैं क्लिनिक में बैठा हूँ। तो वो हमारी भी ऐसी मानसिकता बन गई है कि अब मेरे पास अगर 5-10 मिनट मिल गए मुझे कहीं पार्किंग लॉट में खाली के, तो मैं फटाफट जो है, किंडल मेरे पास रहता ही है, मेरे इस पे भी, फोन में भी मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। और उस विषय में, और पढ़ने का तो मैंने बताया, जैसे मेरा एक टॉपिक होता है उस पर मैं डॉक्यूमेंट्री भी देखता रहता हूँ, तो वो चलता रहता है। और लिखना जो है वो उसका एक तरह से कह सकते हैं कि उसका एक बाई प्रोडक्ट है, वो मुख्य नहीं है। मैं कहूंगा मैं लेखक बन गया हूँ, लेकिन मेरी लेखन जो है वो मेरे पाठन का ही एक बाई प्रोडक्ट है। चूंकि मैंने गिरमिटिया पर किताबें पढ़ी, इसलिए उसका एक एक्सट्रैक्ट आप लोगों को किताब रूप में मिल गया। और इसी तरह से जो भी चीजें हैं, अब इसमें आपको लगता होगा कि अरे इसने 7-8 किताबें लिख दी, लेकिन वो 7-8 किताबें 100 किताबों से निकालना कोई मतलब बहुत आसान चीज है। और वो आप जैसे पढ़ा आपने कोई भी चीज, उसको अपने शब्द में उस चीज को लिख दिया, और वो उसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं होती है कि ये कहाँ से लिख दिया, अरे पढ़ा है, कल पढ़ा है, उसको लिख दिया आज। तो उसमें ये बहुत ही आसान चीज है, कोई भी कर सकता है, किताब उठाए और फिर किताब पढ़ ले, उसमें से 100-200 पेज की एक टिप्पणी लिख देगी, हो गई बात। तो वो वही चीज उसी में कहीं थोड़ी लंबी हो गई तो किताब बन गई। मेरे ख्याल से काफी प्रश्न हो गए, और वर्कशॉप में के हिसाब से मैं कुछ 1-2 सवाल और ले लेता हूं। क्या विज्ञान के किसी विषय पर किताब लिखने का विचार आया? विज्ञान के विषय पर किताब लिखनी जरूर चाहिए, लेकिन मेरे मन में विचार नहीं आया, क्योंकि मेरी विज्ञान की भाषा जो है यहाँ आकर तो नॉर्वेजियन है, पहले अंग्रेजी रही है। मैं बहुत ही हिंदी में, मैं विज्ञान में बोल नहीं पाता हूँ। चिकित्सा विज्ञान में भी आप मुझे पैनक्रियाज का हिंदी पूछेंगे तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, ये मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन वो कह सकते हैं कि मैंने हिंदी में विज्ञान पढ़ा ही नहीं है, तो अब उसको वापस लिखूंगा, गलतियां हो जाएंगी। और विज्ञान ऐसी चीज है जिसमें मुझे कम से कम, चिकित्सा विज्ञान पर लिख रहा हूँ तो मुझे गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो और खास करके उसमें भी मैं एक चीज का विशेषज्ञ हूँ, मैं किसी और चीज पर टिप्पणी करूंगा तो वहां गलतियां हो सकती है, इसलिए मेरा कि उस विषय पर नहीं। और ये मेरा एक तरह से कह सकते हैं, हम लोग जो चीज पूरे दिन काम कर रहे होते हैं उससे मुक्ति पाने के लिए जो है हम लोग निकल कर आते हैं, तो मैं किसी और चीजों, जो मेरे और शौक हैं, उसको पढ़ता हूँ। साधारण कैसे लिखा जाए, ये तो बड़ा असाधारण प्रश्न है। आप जो सोचते हैं, जो मन में आता है उसको आप लिखते हैं, वही साधारण है। उसमें डॉक्टर साहब, क्रिकेट पर आपकी किताब की प्रतीक्षा है। बिल्कुल, मैं क्रिकेट पर किताब जरूर लिखूंगा, किसी जमाने में मैं बहुत शौकीन हुआ करता था। आपकी किताब पढ़ने के बाद फिजिक्स के बारे में बहुत सी जानकारी यूट्यूब पर जाकर वहाँ के वीडियो देखे, भाषा अवधि से बहुत प्रभावित है। बिल्कुल,
ठीक है, आप लोग के काफी प्रश्न मिले और अब मैं यहाँ पर इस लाइव को समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा। आप सबको नमस्कार। स्क्रीन पर मुझे कुछ नाम दिख रहे हैं, व्योमेश जी, नवीन जी, विकास जी, आनंद जी, अमित जी, आप सबको, आशुतोष जी, प्रदीप जी, रुपेश जी, पंकज जी, सब और सभी आप सब जो थे, आप सबको मेरा नमस्कार और आशा है कि आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।